Are we going to have a good race today? Yes, sir! जय हिंद भारतवासियों। डिफेंस इंडिया न्यूज के शो सुप्रभात न्यूज में आज हम बात करेंगे देश विदेश की ताजा हेडलाइंस पे। पीएम मोदी ने इंडिया आइडिया समिट में निवेशकों को दिया न्योता, अलग अलग सेक्टर में गिनाए अवसर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भारतीय वायुसेना की भूमिका की सराहना की, वायुसेना से हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। देश में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 28,472 लोग कोविड से ठीक हुए। असम और बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव का कार्य पूरी तत्परता से जारी। यूएसआईबीसी की अध्यक्ष निशा बिस्वाल ने कहा कि यूएसआईबीसी भारत और अमेरिका के बीच आधारभूत संबंधों को मजबूत बनाने में यह बड़ी भूमिका निभा रहा है। चीनी सैनिक अभी भी लद्दाख के पेंगोंग त्सो के फिंगर 5 इलाके में मौजूद हैं। अगले कुछ दिन अहम होने वाले हैं, सूत्रों ने बताया। दुश्मनों को डसेगा नाक, शक्तिशाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र की टेस्टिंग पूरी हुई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया आइडिया समिट को संबोधित करते हुए निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए न्योता दिया। उन्होंने स्वास्थ्य, रक्षा और ऊर्जा समेत अन्य क्षेत्रों में निवेश के लिए अवसर गिनाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत अवसरों की भूमि के रूप में उभर रहा है। उन्होंने टेक क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि हाल ही में भारत में एक दिलचस्प रिपोर्ट सामने आई। इसमें कहा गया कि शहरी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की तुलना में पहली बार ग्रामीण इंटरनेट उपयोगकर्ता अधिक हैं। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी में अवसरों का मतलब यह है कि टेक्नोलॉजी, बिग डेटा एनालिटिक्स, 5G टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी अवसर पैदा होने वाले हैं। पीएम मोदी ने स्वास्थ्य और रक्षा क्षेत्र पर निवेशकों का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि भारत आपको स्वास्थ्य सेवा में निवेश करने के लिए आमंत्रित करता है। भारत में हेल्थ केयर सेक्टर हर साल 22% से भी अधिक तेजी से बढ़ रहा है। हमारी कंपनियां चिकित्सा, प्रौद्योगिकी, टेलीमेडिसिन और ड्राई गैसेस में भी प्रगति कर रही हैं। भारत आपको रक्षा और अंतरिक्ष में निवेश करने के लिए आमंत्रित करता है। हम रक्षा क्षेत्र में निवेश के लिए एफडीआई कैप को 75% तक बढ़ा रहे हैं। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भारतीय वायुसेना की भूमिका की सराहना करी। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने पिछले कुछ महीने के दौरान वायुसेना द्वारा जवाबी कार्रवाई किए जाने की प्रशंसा की है, जिससे उसकी संचालन क्षमता को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में हवाई हमलों में जिस साहस का परिचय दिया और पूर्वी लद्दाख की मौजूदा स्थिति के दौरान अग्रिम चौकियों पर साजो सामान पहुंचाने में जो मुस्तैदी दिखाई है, उससे दुश्मनों को सख्त संदेश मिला है। श्री सिंह ने 3 दिवसीय वायुसेना कमांडर सम्मेलन के उद्घाटन के बाद आयोजित सभा को संबोधित किया। उन्होंने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने के प्रयासों के संभव में भी वायुसेना को किसी भी स्थिति में निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा। इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा कि वायुसेना किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सेना की तैनाती और उसकी तैयारी के बारे में जो भी आदेश मिले हैं, उसका पूरी तरह पालन किया गया। 3 दिन के इस सम्मेलन के दौरान सेना कमांडरों ने मौजूदा संचालन परिदृश्य, तैनाती और आगामी खतरों से निपटने की क्षमता की समीक्षा करनी है। देश में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 28,472 लोग कोविड से ठीक हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 से अब तक 7,53,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इसके साथ ही देश में रिकवरी दर 63.13% तक पहुंच गया है। मंत्रालय के अनुसार
ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और कोविड के सक्रिय मामलों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रिकवरी दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ऐसे 5 राज्य और संघ शासित प्रदेशों में दिल्ली, लद्दाख, तेलंगाना, हरियाणा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह शीर्ष 5 स्थान पर हैं। मंत्रालय का कहना है कि कोविड से निपटने के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करने, निगरानी, संपर्कों का पता लगाने, नियंत्रण की प्रभावी योजना, संक्रमण के खतरे वाली आबादी की स्क्रीनिंग और व्यापक स्तर पर जांच करने पर जोर दिया जा रहा है। नई दिल्ली स्थित आयुर्विज्ञान संस्थान के साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों द्वारा दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं के कारण देश में कोरोना की मृत्यु दर महज 2.41% है और इसमें लगातार गिरावट आ रही है। असम और बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव का कार्य पूरी तत्परता से हो रहा है। राज्य और राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री जोगेन मोहन जी ने आकाशवाणी को बताया कि बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए आज से चावल, दाल जैसे अनाजों की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। पशुओं के लिए चारे की आपूर्ति भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य के बाढ़ के कारण 204 तटबंधों और 174 पुलों को नुकसान पहुंचा है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से राहत शिविरों में लोगों को ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श की सुविधा देने का प्रबंध भी किया जा रहा है। श्री मोहन ने कहा कि कोविड संक्रमण से निपटने के लिए प्रशासन की मदद कर रहे 14,000 प्रतिरोधी बंधु कार्यकर्ताओं को जीवन बीमा की सुविधा दी जाएगी। राज्य में आई भीषण बाढ़ से 25 जिलों के 24 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। यूएसआईबीसी की अध्यक्ष निशा बिस्वाल ने कहा कि यूएसआईबीसी भारत और अमेरिका के बीच आधारभूत संबंधों को मजबूत बनाने की एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि साझा मूल्य, साझा आकांक्षाएं और विश्वसनीय साझेदारी दोनों देशों की सरकारों तथा लोगों की उम्मीदों को और आगे ले जाने में काम कर रही है। यूएसआईबीसी द्वारा आयोजित इंडिया आइडिया समिट को संबोधित करते हुए सुश्री बिस्वाल ने कहा कि समावेशी विकास के लिए यह परिषद निवेश बढ़ाने, औद्योगिक इकाइयां लगाने और व्यापार के अवसर पैदा करने में मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। चीनी सैनिक अभी भी लद्दाख के पेंगोंग त्सो के फिंगर 5 इलाके में मौजूद हैं। अगले कुछ दिन अहम होने वाले हैं, सूत्रों ने बताया। भारत और चीन के बीच चौथे दौर की सैन्य वार्ता के एक हफ्ते बाद मंगलवार को सूत्रों ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग त्सो के फिंगर 5 इलाके में अभी भी चीनी सेना मौजूद है। सूत्रों ने कहा कि कुछ पतलेपन हुए हैं, लेकिन यह बहुत कम है। इसमें यह भी कहा गया कि अगले कुछ दिन अहम होंगे। 14 जुलाई को दोनों सेनाओं के वरिष्ठ कमांडरों के बीच लगभग 15 घंटे तक चली गहन और जटिल वार्ता के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल के चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी को लाल रेखाओं के बारे में अवगत कराया और बताया कि चीन पर बड़े पैमाने पर हमला हुआ था, क्षेत्र में समग्र स्थिति में सुधार करने के लिए। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने एक मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि दोनों पक्षों ने चीन भारत सीमा के पश्चिमी क्षेत्र में सीमा सैनिकों के आगे विघटन को बढ़ावा देने के लिए प्रगति हासिल की है। चीनी और भारतीय सीमा सैनिकों ने 14 जुलाई को कमांडर स्तरीय वार्ता का चौथा दौर आयोजित किया। सामान्य समझ पर निर्माण कमांडर स्तरीय वार्ता के पिछले 3 दौरों में और इस कार्य पर पहुंच गया है। दोनों पक्षों ने सीमा के बीच आगे विघटन में प्रगति हासिल की। चीन भारत सीमा के पश्चिमी क्षेत्र में सैनिक की स्थिति को आसान बनाने के साथ चुनिंग ने कहा था। दुश्मनों को डसेगा शक्तिशाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र। चीन के साथ तनाव के बीच भारत ने हाल ही में बेहद शक्तिशाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र का टेस्ट किया। 3rd जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र देश के पुराने मिसाइल नाग हेलिना
का हेलीकॉप्टर संस्करण है। इसके जरिए आसमान से सीधे दागकर दुश्मन के बंकर, बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों को नस्ते नाबूद किया जा सकता है। दिशा के चांदीपुर स्थित ITR से भारत ने स्वदेश में विकसित अपने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र के 3 सफल टेस्ट किए। रक्षा सूत्रों ने बुधवार को इस बारे में जानकारी दी। पिछले 15 एवं 16 जुलाई को बिना हेलीकॉप्टर के इस मिसाइल का प्रशिक्षण किया गया था, जिसका वीडियो बुधवार को शेयर किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की ओर से बनाए गए ध्रुवास्त्र को हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है और वह दुनिया के सबसे आधुनिक एंटी टैंक हथियारों में से एक। फिर मिलेंगे कल ताज़ा खबरों के साथ में। तब तक के लिए बने रहें डिफेंस इंडिया न्यूज़ के साथ। जय हिंद।